बहुत सारे कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। नीट में, रीट में, आमाशय के हमेशा जो नीट में डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई क्वेश्चन आता है तो जो पीएमटी के एग्जाम में आमाशय का आता है। लगातार रीट में मित्रों 2 बार, रीट में कितनी बार? 2 बार, रीट में 2 बार क्वेश्चन आमाशय के एंजाइम का है इस बार। और इसे पिछली बार भी किसका क्वेश्चन आया है? आमाशय का। इतना इंपॉर्टेंट है। चाहे जो रीट हो चाहे नीट हो, रीट से लेकर नीट तक जो इंपॉर्टेंट भाग है उसका नाम क्या है? आमाशय। इतना इंपॉर्टेंट है आमाशय या स्टोमक, वेरी इंपॉर्टेंट। भाग का नाम क्या है? आमाशय, ये स्टोमक। आमाशय या स्टोमक। आमाशय स्टोमक की बात करें तो डायाफ्राम के नीचे उदरीय गुहा में पाया जाता है। सबसे पहली बात स्थिति, स्थिति की बात करें तो कहां पाया जाता है? जो डायाफ्राम के नीचे। और सभी लोग जानते हो जो डायाफ्राम के नीचे कौन सा भाग होता है? उदरीय भाग। तो जो डायाफ्राम के नीचे किस भाग में पाया जाता है? उदरीय भाग में जो पाया जाता है उसका नाम क्या है? आमाशय। डायाफ्राम के नीचे किस भाग में? उदरीय भाग में कौन पाया जाता है? आमाशय पाया जाता है। इस प्रकार से मित्रों एक संरचना होती है जिसका नाम होता है जो डायाफ्राम। कौन होता है? जो डायाफ्राम। इसका श्वसन की क्रिया में बहुत ज्यादा योगदान है। इसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? वक्ष। और जो नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? उदर। इधर से मुख गुहा, फिर ग्रसनी, और ग्रसनी किस में खुलती है? ग्रसिका में। और ग्रसिका विद्यार्थियों डायाफ्राम को भेदते हुए, किसको भेदते हुए? जो ग्रसिका है वो विद्यार्थियों डायाफ्राम को भेदते हुए, किसको भेदते हुए? ग्रसिका जो डायाफ्राम को भेदते हुए किस में प्रवेश करती है? आमाशय में प्रवेश करती है। इस प्रकार से मित्रों थोड़ा ऊपर बनाता हूं, ये कौन? ये डायाफ्राम। इसको भेदते हुए कौन आती है? ग्रसिका। और किस में प्रवेश करती है? आमाशय में। आमाशय डायाफ्राम के नीचे उदरीय गुहा में पाया जाता है। इस प्रकार की जो पेशीय जो थैलेनुमा संरचना नजर आ रही है इसका नाम क्या है? आमाशय। क्या नाम है? आमाशय। जो ये आमाशय है, इस आमाशय का वह भाग जो विद्यार्थियों ग्रसिका से जुड़ा होता है, इस भाग का नाम होता है कार्डियक या जठरागम। क्या नाम होता है? कार्डियक या जठरागम। जो इसका जो बीच का भाग है जिसमें जो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, इस भाग का नाम होता है फंडस या जो बॉडी या काय, जिसमें कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है जो भोजन का पाचन करती है। इंपॉर्टेंट। और जो निचला भाग होता है जिसका नाम होता है पाइलोरिक। क्या नाम होता है? पाइलोरिक, जिसको क्या कहा जाता है? जठरा निर्गम कहा जाता है। जो निचला भाग होता है उसका नाम क्या होता है? पाइलोरिक, जिसको क्या कहा जाता है? जठरा निर्गम कहा जाता है। ऐसे आमाशय में कितने भाग होते हैं? 3 भाग पाए जाते हैं। एक भाग का नाम क्या हो? कार्डियक या जठरागम। दूसरे भाग का नाम फंडस या काय। और तीसरे भाग का नाम क्या हो? पाइलोरिक या जठरा निर्गम। इस आमाशय के जस्ट सामने पाया जाता है यकृत। क्या पाया जाता है? यकृत या लीवर। आमाशय के जस्ट सामने कौन पाया जाता है? यकृत या लीवर, जो शरीर की सबसे बड़ी जो पाचक ग्रंथि है। शरीर की क्या है? सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। और जो यकृत या लीवर है, इस यकृत या लीवर के अंदर मित्रों, इसके अंदर पाया जाता है जो पित्ताशय। यकृत या लीवर के अंदर कौन पाया जाता है? जो पित्ताशय।
इसका नाम क्या हो, जो पित्ताशय, जिसके द्वारा जो पित्त रस का श्रावण किया जाता है, और जो पित्त रस वसा का पायशीकरण करने का कार्य करता है, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का कार्य करता है। जो पित्त रस के अंदर जो पित्त वर्णक होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, और इसके नीचे इधर की ओर विद्यार्थी एक मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? मिश्रित ग्रंथि। ये जो मिश्रित ग्रंथि होती है, जिसका नाम होता है अग्नाशय या जो पैनक्रियाज। क्या नाम होता है? अग्नाशय या पैनक्रियाज। और इसके बाद में इन सब से विद्यार्थियों जुड़कर एक इस प्रकार से यू आकार की या सी आकार की संरचना बनती है। इस यू आकार की या सी आकार की जो संरचना होती है, जिसको कहते हैं विद्यार्थियों ड्यूडेनम, ये छोटी आंत का प्रारंभिक भाग होता है, ग्रहणी कहते हैं, और इसकी लंबाई होती है मित्रों 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से मित्रों यहाँ पर विद्यार्थियों चार चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, अंतर संबंधित है, जो बहुत ज्यादा आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहली चीज का नाम क्या है? ग्रसिका, और जो ग्रसिका डायाफ्राम को भेदते हुए किसमें प्रवेश करती है? आमाशय में प्रवेश करती है। आमाशय के जस्ट सामने डायाफ्राम के नीचे कौन पाया जाता है? यकृत। आमाशय के नीचे इधर कौन पाया जाता है? अग्नाशय, जिसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। बहुत डिटेल से पढ़ेंगे मित्रों अग्नाशय को, कुछ भी अग्नाशय में छोड़ेंगे नहीं। और इसके बाद में जो भाग पाया जाता है, जो ड्यूडेनम या ग्रहणी, ये पांचों आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। जो आमाशय है, इस आमाशय का जो ये ग्रसिका से यहाँ पर जिस जगह ग्रसिका आमाशय का निर्माण करती है, आमाशय में खुलती है, उस भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक या जठरागम। यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है, कार्डियक वाल्व। चलो मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। अलग से आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। आमाशय को बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। आमाशय में से क्वेश्चन रीट में आता है। सब कंपटीशन में, लेक्चरर हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, सब में क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? आमाशय से पूछा जाता है। पाचन तंत्र की जो जान है आमाशय। कौन है पाचन तंत्र की जान? कौन है? आमाशय। यहीं से जो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत होती है। आमाशय की स्ट्रक्चर कैसी होती है? जे आकार की। किस आकार की? जे आकार का क्या पाया जाता है? आमाशय पाया जाता है। इधर मित्रों समझाता हूं। इस प्रकार से ग्रसिका विद्यार्थियों, इस प्रकार से ग्रसित का विद्यार्थियों पेश ये थैलीनुमा संरचना में खुलती है। तो जो जे आकार की संरचना है, जिसका नाम क्या है? आमाशय। क्या नाम है मित्रों? आमाशय। यहां पर एक वाल्व होता है, इस वाल्व का नाम होता है कार्डियक वाल्व या कार्डियक कपाट। और जिस भाग में विद्यार्थियों कार्डियक वाल्व पाया जाता है, उस भाग को कहते हैं मित्रों जो कार्डियक। क्या कहते हैं? कार्डियक। आमाशय में तीन भाग होते हैं। कौन सा होता है? कार्डियक। आमाशय का जो बीच का भाग, जहां भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है आमाशय में, उस भाग का नाम क्या है? फंडस या बॉडी या काय। और आमाशय के नीचे का जो भाग है, उसको कहते हैं जब पाइलोरिक या जठरा निर्गम। एक और नाम क्या हिंदी में? जठरा निर्गम। हे भोजन के पदार्थों, तुम जठर रस से बाहर निकल जाओ। जो कार्डियक है, इसका नाम क्या है? जठरागम। हे भोजन, तुम्हारा जठर रस में आगम हो जाए, जठर रस के अंदर आ जाओ। आमाशय के अंदर गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है। हे भोजन, हे जब बोलस, तुम कहाँ आ जाओ? जठर रस के अंदर आ जाओ। आगम, अंदर आना, जठरागम या कार्डियक। निर्गम, निकलना, जठरा निर्गम या पाइलोरिक। और बीच का जो भाग होता है फंडस या बॉडी या काय। ठीक बात। यहां पर एक वाल्व होता है जो पाइलोरिक वाल्व। यहां पर कौन सा वाल्व होता है मित्रों? पाइलोरिक वाल्व।
एक बार ही ऐसा पढ़ लिया जाए कि बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। विस्तृत पढ़े, चाहे रीट दो, चाहे सेकंड ग्रेड दो, चाहे फर्स्ट ग्रेड दो, चाहे आरएस मेंस दो, चाहे आईएएस दो, सब में सिस्टम है। इसलिए मैंने शुरुआत सिस्टम से की है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ये कार्डियक वाल्व, इसका क्या काम है? ये भोजन को ग्रसिका से आमाशय में आने तो देता है, भोजन को ग्रसिका से आमाशय में आने तो देता है, लेकिन वापिस ग्रसिका में जाने नहीं देता है, उल्टी क्रिया को रोकता है। जब पाइलोरिक वाल्व जो है, ये भोजन को आमाशय से ड्यूडेनम में आने तो देता है, लेकिन वापिस ड्यूडेनम से आमाशय में जाने नहीं देता। और जब आमाशय में भोजन को मथा जाता है, आमाशय में जब पाचन की क्रिया होती है, उस समय दोनों वाल्व बंद रहते हैं। उस समय दोनों वाल्व क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। यहां पर जो आमाशय की दीवारें हैं, किसकी दीवारें हैं? आमाशय की दीवारें हैं। इन दीवारों पर पाया जाता है एक पदार्थ जिसका नाम होता है श्लेष्मा। आमाशय की दीवारों पर विद्यार्थियों म्यूकस नेक सेल या गॉबलेट सेल के द्वारा एक पदार्थ छोड़ा जाता है, इस पदार्थ का नाम क्या होता है? श्लेष्मा, म्यूकस। इस पदार्थ का नाम क्या होता है? श्लेष्मा। क्या काम है श्लेष्मा का? डिटेल से पढ़ेंगे। आमाशय के अंदर पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, जिसके पीएच का मान 1.2 से 1.4 या राउंड फिगर में 1 से 2 होता है। ये इतना प्रबल अम्लीय होता है मित्रों, तेजाब जितना क्या होता है? अम्लीय होता है। और जब किसी के स्किन के ऊपर जब तेजाब गिर जाए तो स्किन का कुछ नहीं बचता, पूरी स्किन जल जाती है। तो गुरुजी, आमाशय के अंदर जब HCl इतना खतरनाक है, तो आमाशय की दीवारों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचता? आमाशय की दीवारें खुद क्यों नहीं जलती? क्योंकि आमाशय की दीवारों के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, उस पदार्थ का नाम क्या है? श्लेष्मा। श्लेष्मा आमाशय की दीवारों को HCl के प्रभाव से बचाती है। कि श्लेष्मा आमाशय के स्वपाचन को रोकती है। आमाशय के अंदर ये कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है? आमाशय के अंदर एनाटॉमी ऑफ द स्टोमक पढ़ते हैं, फिर फिजियोलॉजी ऑफ द स्टोमक, सभी में इंपॉर्टेंट है। रीट हो, नीट हो, आरएस मेंस हो, LSA हो, पशुधन सहायक में तो पूरी किताबें बायोलॉजी की चलती है, 8 किताबें। जीनेटिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, गाइनेकोलॉजी, न्यूट्रिशन, LPM, सारी किताबें, डिजीज, मेडिसिन, सारी बायोलॉजी की। आमाशय में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है। सबसे पहली जो सेल है, उस सेल का नाम है जी सेल्स। पहली कोशिका का नाम क्या है मित्रों? जी सेल्स। और जो जी सेल है, ये जी सेल एक हार्मोन का स्रावण करती है, उस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रीन हार्मोन। सभी लोग कहते हैं आमाशय में जो पाचन में एंजाइम होते हैं मित्रों, हार्मोन भी होते हैं। तभी तो कह रहा हूं डिटेल से पढ़ो। आमाशय में विद्यार्थियों कौन सी सेल्स होती है? जी सेल्स। मैं कह रहा हूं इस क्लास को पढ़ने के बाद में विद्यार्थियों नीट का कोई भी क्वेश्चन, PMT का कोई भी क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होगा। आमाशय की दीवारों पर क्या पाई जाती है? आमाशय के अंदर कौन सी सेल्स होती है? जी सेल्स होती है, जो कौन सा हार्मोन छोड़ती है? गैस्ट्रीन हार्मोन छोड़ती है। कौन सा हार्मोन छोड़ती है मित्रों? गैस्ट्रिक हार्मोन। आमाशय के अंदर ऑक्सिनटिक, सारे नाम बताऊंगा, ऑक्सिनटिक या जो पैराइटल, ऑक्सिनटिक या पैराइटल या बीतीय, एक ही नाम है। ऑक्सिनटिक कहो, पैराइटल कहो, बीतीय कहो। आमाशय के अंदर ऑक्सिनटिक, पैराइटल या बीतीय कोशिका पाई जाती है। आमाशय में कौन सी कोशिका पाई जाती है? ऑक्सिनटिक या पैराइटल या बीतीय कोशिका पाई जाती है। और ऑक्सिनटिक या पैराइटल या बीतीय कोशिका के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट एक पदार्थ जो स्रावित किया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय का राजा है HCl। आमाशय में जितने भी पाचन की क्रिया होती है उसका सम्राट कौन है? HCl है। कौन है? HCl। HCl भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। HCl भोजन में जितने भी बैक्टीरिया आ गए, ये लार में लाइसोजाइम होता है हालांकि, लेकिन ये लार से कहाँ आ गया? आमाशय में आ गया। तो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कौन करता है? HCl। भोजन को विद्यार्थियों HCl जो होता है जो मुलायम बनाने का कार्य करता है। भोजन को HCl की सहायता से जो मुलायम बनाया जाता है। अम्ल है ना, अम्ल उसको क्या बनाता है? जब मुलायम बनाता है। एक जो लार में एंजाइम मिला था, लार ये एमाइलेज या टाइलिन, उसको कह दिया HCl ने, भाई जी आपका काम मुख गुहा में था। मतलब जो लारिय एमाइलेज या टाइलिन की क्रिया विधि को रोकने का कार्य कौन करता है? HCl। HCl कहता है कि आमाशय का सम्राट मैं हूं। आपका शासन कहां पर था? मुख गुहा में था। मुख गुहा में दादागिरी किसकी चलती है? लारिय एमाइलेज की। लेकिन यहां पर जो आमाशय में किसकी चलेगी? HCl की। तो विद्यार्थियों लारिय एमाइलेज या टाइलिन की क्रिया विधि को रोकने का कार्य कौन करता है? HCl। भोजन को विद्यार्थियों मुलायम लसलसाक बनाता कौन है? HCl। सिंपल भाषा में बोलूं तो विद्यार्थियों भोजन को गलाने का कार्य कौन करता है? HCl। भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कौन करता है? HCl। एंजाइम्स को सक्रिय कौन करता है? HCl। आमाशय के जितने भी जो एंजाइम है उन एंजाइम्स को सक्रिय कौन करता है? HCl। एंजाइम्स को क्या करता है? सक्रिय। एंजाइम्स को सक्रिय करने का कार्य जो करता है उसका नाम क्या है? HCl। HCl का स्रावन किससे होता है? ऑक्सिंटिक या पेराइटल या वित्तीय कोशिका के द्वारा होता है। एक इसमें जो नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, कब पूछा गया? नीट 2019 में। लोग HCl एक ही ज्ञान रखते हैं, इसके द्वारा एक विद्यार्थियों विशेष प्रकार का जो कारक छोड़ा जाता है, जो नेज कारक। जो पेराइटल सेल्स होती है ऑक्सिंटिक कोशिका में कौन सा कारक होता है? नेज कारक। ऑक्सिंटिक फैक्टर कहते हैं, तभी नाम ऑक्सिंटिक कोशिका पड़ा। नाम क्या? ऑक्सिंटिक कोशिका के अंदर ऑक्सिंटिक फैक्टर पाया जाता है, ऑक्सिंटिक जो कारक पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? जो नेज कारक या ऑक्सिंटिक कारक। क्या नाम है? ऑक्सिंटिक कारक। जो नेज कारक जो है इसका काम क्या है? विटामिन B12 का अवशोषण करना। इसका काम क्या है? किसका अवशोषण करना? विटामिन B12 का अवशोषण करने का कार्य कौन सा कारक करता है? जो नेज कारक या ऑक्सिंटिक जो फैक्टर है ये किसका अवशोषण करता है? विटामिन B12। तो ऑक्सिंटिक सेल पेराइटल सेल के द्वारा एक तो पदार्थ छोड़ा जाता है HCl, एक कौन सा छोड़ा जाता है? नेज कारक या ऑक्सिंटिक जो विटामिन B12 का क्या करता है? अवशोषण। विटामिन B12 पढ़ लेते हैं साथ में। विटामिन विद्यार्थियों B12 का क्या काम है? विटामिन B12 RBC का परिपक्वन करता है, RBC का मैच्योरेशन करता है। RBC का जो जब परिपक्वन दो विटामिन करते हैं, एक विटामिन B6 और एक विटामिन जो B12 है, ये क्या करता है? RBC का परिपक्वन करने का कार्य करता है। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो रासायनिक नाम है मित्रों जो साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है मित्रों? साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम है? साइनोकोबाल्मिन। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें विद्यार्थियों कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम क्या हो गया? साइनो जो कोबाल्मिन। इसमें कौन पाया जाता है? जो कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो गया? साइनोकोबाल्मिन। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है विद्यार्थियों? पर्नीशियस एनीमिया। क्या नाम होता है? पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की।
हमेशा रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आरबीसी की कमी से एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया। क्यों? और इसलिए जब विटामिन B12 आरबीसी का परिपक्वन करता है तो परनीशियस एनीमिया। रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। देखिएगा, जो रक्त है, इस रक्त का भाग होती है आरबीसी। रक्त का भाग कौन होती है? आरबीसी। आरबीसी का भाग होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रुधिर का रंग जो लाल होता है। एक हीमोग्लोबिन के द्वारा जो 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन किया जाता है। हीमोग्लोबिन खुद 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम का मतलब होता है लौह तत्व या आयरन। हिम मतलब लौह तत्व या आयरन। HB के अंदर कौन पाया जाता है? Fe+2। और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में जब पोरफायरिन वलय पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पोरफायरिन वलय। तो पूछे जो रक्त की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। RS मेंस वाले ध्यान देना, कमी का क्वेश्चन पूछा जाता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, लौह तत्व या आयरन की कमी से एनीमिया, क्योंकि सभी से मिलते हैं। आरबीसी की वृद्धि से जो रोग होता है उसका नाम होता है विद्यार्थियों पॉलीसाइथोमिया। क्या नाम होता है? पोली का मतलब क्या होता है? वृद्धि, बढ़ना, घना, मैनी। कौन सा होता है? पॉलीसाइथोमिया। WBC की वृद्धि से रोग होता है विद्यार्थियों ल्यूकीमिया, जिसे WBC का कैंसर कहते हैं। ठीक बात। तो ऑक्साइंटिक या पैराइटल या बीतीय कोशिका किसका श्रावण करती है? HCl का। HCl का विद्यार्थियों स्केल के द्वारा एंजाइम्स को क्या किया जाता है? सक्रिय। और जो नेज कारक का श्रावण किया जाता है, जो विटामिन B12 का अवशोषण करती है। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबाल्मिन, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का काम होता है आरबीसी का परिपक्वन करना। और विटामिन B12 कमी से रोग होता है परनीशियस एनीमिया। कौन सा? परनीशियस एनीमिया रोग होता है। आमाशय में एक और सेल होती है जाइमोजन। क्या नाम होता है मित्रों? जाइमोजन कोशिका या मुख्य कोशिका। क्या नाम होता है? जाइमोजन कोशिका या मुख्य कोशिका, या जो चीफ सेल। क्या नाम है? जाइमोजन कोशिका या मुख्य कोशिका या चीफ सेल। कौन सी सेल होती है? जाइमोजन कोशिका, मुख्य कोशिका या चीफ सेल। इसके द्वारा जो एंजाइम छोड़े जाते हैं वो एंजाइम जो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। एक एंजाइम का नाम होता है मित्रों जो पेप्सिनोजन, जो निष्क्रिय होता है, जो HCl की उपस्थिति में जो पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। इसके द्वारा एक और एंजाइम छोड़ जाता है जो प्रोरेनिन, जो आगे जाकर HCl की उपस्थिति में रेनिन में बदलता है। और विद्यार्थियों रेनिन बाह्य अवस्था में या शेष अवस्था में दुग्ध को स्कंदित करने वाला एंजाइम है, दुग्ध को जो फाड़ने का कार्य करता है। शेष अवस्था में छोटे बच्चों में जो दूध को जो पचाने वाला एंजाइम जो होता है वो कौन सा है? रेनिन। मित्रों ध्यान रखना, एक होता है RENNIN, ये स्टोमक में पाया जाता है। RENNIN किस में पाया जाता है? स्टोमक में। एक होता है RENIN, ये विद्यार्थियों किडनी की जक्स्टामेंड्यूलरी सेल्स में पाया जाता है। फर्क थोड़ा सा है। RENNIN किस में पाया जाता है? स्टोमक में। और यहां से क्वेश्चन रीट में 2 बार पूछा गया, निम्न में से कौन से आमाशय के एंजाइम नहीं है? और हर बार एक ऑप्शन रहता है ट्रिप्सिन। निम्न में से कौन से आमाशय के एंजाइम नहीं है? और हर बार एक ऑप्शन रहता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसका है? अग्नाशय का है, पैनक्रियाज का है। एक कौन सा होता है? पेप्सिनोजन। और एक कौन सा होता है? प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। आमाशय में पाई जाती है विद्यार्थियों म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल या गॉबलेट सेल
और गॉबलेट सेल जो पदार्थ छोड़ती है उसका नाम श्लेष्मा या म्यूकस। और श्लेष्मा या म्यूकस का क्या काम है? यह आमाशय के स्वपाचन को रोकती है। क्या करती है? आमाशय के स्वपाचन को रोकने का कार्य कौन करता है? श्लेष्मा या म्यूकस। आमाशय के स्वपाचन को जो रोकने का कार्य जो करता है उसका नाम क्या है? म्यूकस या श्लेष्मा। और यह आमाशय को HCl के प्रभाव से बचाती है। किसके प्रभाव से? HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य करती है। और एक जो बहुत कम लोगों को पता होता है, फर्स्ट ग्रेड तक क्वेश्चन नहीं आता, आमाशय में पाई जाती है अर्जेंटाफिन कोशिका। आमाशय में कौन सी कोशिका पाई जाती है? अर्जेंटाफिन कोशिका पाई जाती है। अक्सर इन्हीं के बारे में पढ़ा जाता है। आमाशय में कौन सी कोशिका होती है? अर्जेंटाफिन कोशिका होती है। अर्जेंटाफिन कोशिका के द्वारा जो पदार्थ छोड़ा जाता है जिसका नाम होता है सीरोटोनिन हार्मोन। इसके द्वारा कौन सा हार्मोन छोड़ा जाता है मित्रों? सीरोटोनिन हार्मोन। किस कोशिका के द्वारा? अर्जेंटाफिन कोशिका के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। आमाशय में पाचन की क्रिया की शुरुआत कौन करता है? गैस्ट्रिन, इसीलिए सबसे पहले लिखा। आमाशय में विद्यार्थियों पाचन की क्रिया को रोकने का या संदमक का कार्य कौन करता है? सीरोटोनिन हार्मोन, जिसका स्रावन किससे होता है? अर्जेंटाफिन कोशिका से होता है। आमाशय में जैसे ही भोजन प्रवेश करता है, आमाशय में जैसे ही क्या करता है? भोजन प्रवेश करता है। जैसे ही आमाशय में भोजन आता है, यहां से जैसे ही आमाशय में क्या आया मित्रों? जब भोजन आया, यहां से जैसे जब बोलस, भोजन को मैं क्या कहूंगा मित्रों? जब बोलस, जैसे ही आमाशय में कौन आया मित्रों? बोलस आया। हाथों हाथ कौन सी सेल्स एक्टिव हो जाती है? जी सेल्स। कौन सी सेल्स एक्टिव हो जाती है? जी सेल्स। और ये जी सेल्स जो सक्रिय होकर कौन सा हार्मोन छोड़ती है मित्रों? गैस्ट्रिन हार्मोन। प्रिय विद्यार्थियों, कौन सा हार्मोन? गैस्ट्रिन हार्मोन। फिजियोलॉजी का मैकेनिज्म समझिएगा, सब चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पढ़ने का भी मजा है और पढ़ाने का भी मजा है। जी सेल्स कौन सा हार्मोन छोड़ती है मित्रों? गैस्ट्रिन हार्मोन। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन विद्यार्थियों दौड़े दौड़े किसके पास जाता है? संदेश लेकर जाता है और ऑक्सिंटिक कोशिका को कहता है जो सुन मितवा भोजन आ गया। जो गैस्ट्रिन हार्मोन जाकर के किस कोशिका को सक्रिय करता है? ऑक्सिंटिक कोशिका को कहता है कि हे ऑक्सिंटिक कोशिका, है मेरी ऑक्सिंटिक कोशिका प्यारी बहन, क्या गया है? भोजन आ गया है और तुम HCl का श्रावण करो। और ऑक्सिंटिक कोशिका विद्यार्थियों किसका श्रावण करती है? HCl का। किसका? HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और ये HCl सबसे पहले तो विद्यार्थियों भोजन के ऊपर कार्य करेगा। भोजन के साथ में कोई जीवाणु आया है उसको नष्ट करेगा। भोजन के साथ में विद्यार्थियों मुख गुहा में एंजाइम मिले थे, लारी एमाइलेज या टाइलिन, उसकी क्रियाविधि को रोकेगा। यह HCl एंजाइम विद्यार्थियों भोजन को लसलसा तो पहले से बना हुआ था और लसलसा बनाएगा, लुगदी के समान बनाएगा। और ये HCl एंजाइम आमाशय के दूसरे जो एंजाइम है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, इनको क्या करेगा? सक्रिय करेगा। किसको सक्रिय करेगा? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को, इनको क्या करेगा? सक्रिय करेगा। और फिर HCl, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो भोजन आया है, इस भोजन के अंदर जो घटक हैं उन घटक का जो पाचन करेंगे, उन घटक का क्या करेंगे? पाचन। भोजन में कौन से घटक होते हैं?
कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, आहार्य रेशे या रुक्षांश। जिस भोजन में ये सारे घटक उपस्थित होते हैं उस भोजन को संतुलित भोजन या बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है। इन सब घटकों में से सर्वाधिक ऊर्जा वसा से मिलती है, 9.2 से 9.3 किलो कैलोरी, 9.1 से 9.3 किलो कैलोरी। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा जो देते हैं वो वसा देती है। वसा, जो कार्बोहाइड्रेट और वसा ये मिलकर शरीर को 80% ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट और वसा को शरीर का जैविक ईंधन कहा जाता है। जिस प्रकार से विद्यार्थियों कोई गाड़ी है, कोई जो बाइक है, उस बाइक को जो चलाए रखने के लिए पेट्रोल की क्या है आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट प्लस वसा की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे विद्यार्थियों शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट प्लस वसा की क्या होती है आवश्यकता, इसलिए इनको जैविक ईंधन कहा जाता है। इस भोजन से हमें मिलती है ऊर्जा, इस ऊर्जा से होता है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साइकोलॉजी में फर्स्ट यूनिट में है टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि बाह्य होती है, जिसको मापा जा सकता है, जिसको तोला जा सकता है, जिसकी जो गणना की जा सकती है, लेकिन विद्यार्थियों विकास की गणना नहीं की जा सकती। खैर वो साइकोलॉजिक बातें हैं यहाँ। ये अभिवृद्धि में जो विद्यार्थियों क्या होता है, लगातार कोशिकाएं विभाजित होती है। इसमें अलग अलग वैज्ञानिक आते हैं, जैसे सोरेनसन आता है, हरलोक आता है। अभिवृद्धि की बातें हैं। एक जब फ्रैंक ने तो कह दिया था कि विद्यार्थियों कोशिकीय उत्तरोत्तर वृद्धि क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है। खैर तो सबसे पहले आमाशय के हम पढ़ते हैं। जैसे ही जब भोजन किसमें प्रवेश करता है, आमाशय में हाथों हाथ कौन सी सेल एक्टिव होती है, जी सेल्स। और जी सेल्स कौन सा हार्मोन छोड़ती है, गैस्ट्रिन हार्मोन छोड़ती है। कौन सा हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन। और विद्यार्थियों गैस्ट्रिन हार्मोन जाकर किस कोशिका को सक्रिय करता है, ऑक्सेंटिक कोशिका को सक्रिय करने का कार्य करता है। ऑक्सेंटिक कोशिका क्या छोड़ती है, HCl, और HCl आमाशय के एंजाइमों को क्या करता है, सक्रिय करने का कार्य करता है। जब पेप्सिनोजन को जब पेप्सिन में बदलता है, प्रोरेनिन को विद्यार्थियों रेनिन में बदलने का कार्य करता है। और फिर ये सब क्या करते हैं, भोजन के घटकों का पाचन करते हैं। और जब विद्यार्थियों भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है आमाशय में, जितना जो पाचन होना था, आमाशय में पाचन का समापन अर्जेंटाफिन कोशिका के द्वारा स्रावित हार्मोन, जिसका नाम क्या है सीरोटोनिन, इसके द्वारा किया जाता है। जो विद्यार्थियों सीरोटोनिन हार्मोन है, इसको विद्यार्थियों पाचन संदमक हार्मोन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जब पाचन संदमक हार्मोन कहा जाता है। संदमक का मतलब क्या होता है, ये पाचन की गतिविधि को, पाचन की क्रियाविधि को ये कम करने का, रोकने का कार्य करता है। गैस्ट्रिन का उल्टा कौन है, सीरोटोनिन। ठीक बात। इसके अलावा विद्यार्थियों जाइमोजन या मुख्य कोशिका के द्वारा आंशिक मात्रा में एक और एंजाइम छोड़ा जाता है। उस एंजाइम का नाम होता है जठरीय लाइपेज। उस एंजाइम का नाम क्या होता है, जठरीय लाइपेज। ये फंडा समझ में आया, सारी बातें आपस में एक दूसरे से मिली हुई है मित्रों, पक्की समझ में आई होगी। फटाफट रिवीजन करता हूं। जैसे ही शरीर में कौन प्रवेश कर, जैसे आमाशय में कौन जाता है भोजन, कौन सी सेल सक्रिय होती है, जी सेल। कौन सा हार्मोन छोड़ती है, गैस्ट्रिन। किस कोशिका को सक्रिय करता है, ऑक्सेंटिक कोशिका को। ऑक्सेंटिक कोशिका किसका श्रावण करती है, HCl का। HCl पेप्सिनोजन प्रोरेनिन को सक्रिय करता है और भोजन के घटकों का विद्यार्थियों पाचन करने का कार्य करता है। जो सीरोटोनिन है, इसका श्रावण आमाशय की अर्जेंटाफिन कोशिका के अलावा जो मास्ट कोशिका के द्वारा भी किया जाता है। अंतराली ऊतकों में, अंतराली टिश्यू में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, जो हिस्टामिन, हिपेरिन और जो सीरोटोनिन पदार्थ का श्रावण करती है। हिस्टामिन एंटी एलर्जन पदार्थ है, एलर्जी को रोकता है। हिपेरिन विद्यार्थियों रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ है, जो रक्त वाहिकाओं में थक्के को जमने से रोकता है। प्राकृतिक रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन है, हिपेरिन। हम किसकी बात कर रहे हैं, जो अर्जेंटाफिन कोशिका क्या छोड़ती है, सीरोटोनिन। इस सीरोटोनिन का श्रावण किस कोशिका के द्वारा किया जाता है, अर्जेंटाफिन कोशिका। अर्जेंटाफिन कोशिका कहां पाई जाती है, आमाशय में।
और जो सीरोटोनिन यहाँ किसकी तरह कार्य करता है? जब पाचक संदमक हार्मोन है जो आमाशय में पाचन की क्रियाविधि का समापन करता है। इसके अलावा जो सीरोटोनिन का स्रावन कौन सी कोशिका करती है? मास्ट कोशिका। अंतराली ऊतकों में क्या पाई जाती है? मास्ट कोशिका। और जो मास्ट कोशिका मित्रों 3 पदार्थ का स्रावन करती है फर्स्ट ग्रेड तक, इंपॉर्टेंट है। एक पदार्थ का नाम है स्टामिन, एंटी एलर्जन पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? एंटी एलर्जन। एक पदार्थ है हिपेरिन, प्राकृतिक रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ है जो बॉडी में पाया जाता है। कृत्रिम रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है ईडीटीए। प्राकृतिक रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन है? हिपेरिन। कृत्रिम रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है ईडीटीए। हिपेरिन जो है, ये हिपेरिन का काम क्या होता है? रक्त वाहिनियों में रक्त के जो थक्के के निर्माण को रोकता है। रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने नहीं देता है। कौन? हिपेरिन। रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बन जाएगा, जो क्लोटिंग हो जाएगा तो जो ब्लड का सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं होगा। ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो O2 का परिवहन नहीं होगा। O2 का परिवहन नहीं होगा तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। ये रक्तवाहिका है। इस रक्तवाहिका को विद्यार्थियों मैं नाम देता हूं धमनी, आर्टरी, जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। धमनी धमका के ले जाती है, सिरा शर्मा के लाती है। क्या नाम है? धमनी। पर जिस किसी के आगे विद्यार्थियों पल्मोनरी शब्द लग जाए, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस किसी के आगे कैसा शब्द लग जाए? पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी, किसी के आगे जब पल्मोनरी या जब फुफ्फुसीय शब्द लग जाए तो काम कैसा हो जाता है? उल्टा हो जाता है। मित्रों पल्मोनरी आती काम उल्टा। धमनी में कैसा रुधिर बहता है? शुद्ध। कैसा बहता है? शुद्ध। पल्मोनरी या फुफ्फुसीय धमनी में कैसा रुधिर बहता है? अशुद्ध। कैसा बहता है मित्रों? अशुद्ध। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं यहां पर कि रक्तवाहिनियों में अगर जो थक्का जम जाता है, रक्तवाहिनियों में जमने वाले जो थक्के को, रक्तवाहिनियों में तो जो थक्का जमता है, इस थक्के को कहते हैं जो थ्रोम्बस। क्या कहते हैं? थ्रोम्बस। रक्तवाहिनियों में जमने वाले थक्के को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बस कहा जाता है। एलएसए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यही थ्रोम्बस जब एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है, गतिशील होता है, तो इसको कहा जाता है एनाबोलस। क्या कहा जाता है? एनाबोलस। रक्तवाहिनियों में जमने वाले थक्के को क्या कहते हैं? थ्रोम्बस। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है तो क्या कहा जाता है? एनाबोलस। हिपेरिन क्या करता है? थ्रोम्बस के निर्माण को रोकता है, रक्तवाहिनियों में रक्त को जमने नहीं देता है, रक्तवाहिनियों में रक्त के थक्के का निर्माण होने नहीं देता है। रक्त का थक्का, थ्रोम्बस क्या है? थक्का, ब्लड क्लॉटिंग। ऐसा कौन सा विटामिन है? साथ में कुछ चीजें जो एलएसए में, आरएस में सभी पूछ जाती है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाता है? विटामिन के। ऐसा कौन सा विद्यार्थियों तत्व है जो आयन है, खनिज है, मिनरल्स है? कौन सा? कैल्शियम, जो रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का स्कंदन करता है। रक्त के स्कंदन के विद्यार्थियों टोटल कारक कितने? 13। रक्त स्कंदन कारक कुल कितने मित्रों? जो 13 रक्त स्कंदक कारक होते हैं। रक्त स्कंदन कारक कुल कितने होते हैं मित्रों? जो 13 होते हैं। लेब असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था जो पहली बार हुई थी लोगों की, लोगों को विद्यार्थियों पेपर कुछ समझ में नहीं आया। रक्त स्कंदन कारक कितने? 13, जिसमें से विद्यार्थियों एक कारक नंबर जो 6 है जिसका नाम है प्रोकन्वर्टिन, उसको निरस्त कर दिया गया। अब वर्तमान में रक्त स्कंदक कारक कितने? 12। रक्तवाहिनियों में जमने वाला थक्का, थ्रोम्बस। थक्के का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, एनाबोलस। रक्तवाहिनियों में थक्के के निर्माण को जमने से रोकता कौन है? हिपेरिन। हिपेरिन का स्रावन किस कोशिका से होता है? मास्ट कोशिका से।
मास्ट कोशिका कहाँ पाई जाती है? अंतराली ऊतकों में पाई जाती है। मास्ट कोशिका किन किन पदार्थों का श्रावण करती है? हिस्टामिन, हिपेरिन और सीरोटोनिन। सीरोटोनिन का श्रावण और कौन करती है? आमाशय की अर्जेंटाफिन कोशिका। ठीक। ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाता है? विटामिन के। ऐसा कौन सा आयन है जो रक्त का थक्का, विद्यार्थियों ऐसा कौन सा विटामिन जो रक्त के थक्का, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन के, वापस रिवाइज कर दिया। खैर, ऐसा कौन सा आयन है जो रक्त स्कंदन करता है? कैल्शियम। ऐसे कौन से विद्यार्थियों शरीर के अंदर प्लाज्मा के प्रोटीन है जिनका निर्माण यकृत में होता है? रक्त स्कंदन कारक कौन सा? फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये भी रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं। ऐसा कौन सा रोग है, ऐसा कौन सा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है? ऐसा कौन सा रोग है जिसमें रक्त स्कंदन नहीं होता है? एक बार ऊतक क्षति हो गई तो रक्त लगातार बहता रहता है, रक्त स्कंदन होता ही नहीं है। उस रोग का नाम है हीमोफीलिया। रक्त का थक्का नहीं जमता है, रोग का नाम क्या है? हीमोफीलिया। उस बच्चा थक्के में साथ साथ बता दे। हीमोफीलिया को क्या कहते हैं? या रॉयल डिजीज, शाही रोग कहते हैं। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज या शाही रोग क्यों कहते हैं? इंग्लैंड के राजघराने की महारानी एलिजाबेथ विक्टोरिया में सर्वप्रथम यह रोग देखा गया। इंग्लैंड का राजघराना सबसे शाही घराना है, इसलिए इसको शाही रोग या शाही रोग कहा जाता है, या जो रॉयल डिजीज कहा जाता है। हीमोफीलिया को विद्यार्थियों ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीडर्स डिजीज। क्यों कहते हैं ब्लीडर्स डिजीज? क्योंकि इसमें रक्त लगातार बहता रहता है। थोड़ी सी भी ऊतक क्षति हुई, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त लगातार बहता रहता है। हीमोफीलिया जो 3 प्रकार का होता है, हीमोफीलिया A, B, C। खैर, हीमोफीलिया पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया A कब होता है? जब रक्त स्कंदन कारक 8 एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन की कमी से होता है। हीमोफीलिया B कब होता है? रक्त स्कंदन कारक 10 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट PTC की कमी से होता है। मास्ट कोशिका एक और पदार्थ छोड़ती है मित्रों, सीरोटोनिन। क्या नाम है? सीरोटोनिन। आमाशय में तो सीरोटोनिन का काम है जब पाचन को रोकना, पाचक संदमक। यहाँ सीरोटोनिन रक्तवाहिका संकीर्णक की तरह कार्य करता है। यहाँ सीरोटोनिन किसकी तरह कार्य करता है? रक्तवाहिका संकीर्णक की तरह कार्य करता है। रक्तवाहिका संकीर्णक का मतलब विद्यार्थियों वाहिनियों को संकुचित करने का कार्य करता है। वाहिनियों को संकुचित कर देगा। अब वाहिनियां जो संकुचित हो गई तो अब विद्यार्थियों ब्लड प्रेशर की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसके द्वारा रक्त दाब बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। किसके कारण? सीरोटोनिन के कारण। ब्लड प्रेशर की रेंज क्या है? रक्त दाब की रेंज क्या है? 120 से 80 mmHg। 120 से 80। ऐसा कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा रक्त दाब जो मापा जाता है? उस यंत्र का नाम है स्फाइग्नोमैनोमीटर। स्फाइग्नोमैनोमीटर। स्फाइग्नोमैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? रक्त दाब मापा जाता है। सबसे पहले रक्त दाब किस में मापा गया? घोड़े में। सबसे पहले रक्त दाब किस में मापा गया? जो घोड़े में मापा गया। तो खैर ये सब चीजें थी जो सीरोटोनिन से रिलेटेड थी। आसपास की सारी चीजें आपको बता दी गई। मास्ट कोशिका हिस्टामिन, हिपेरिन जो सीरोटोनिन का स्रावन करता है। हिस्टामिन एंटी एलर्जन पदार्थ है। हिपेरिन प्राकृतिक रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ है, जो कृत्रिम रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ EDTA है। सीरोटोनिन का क्या काम होता है? रक्तवाहिका संकीर्णक का। रक्तवाहिनियों में जमने वाला थक्का क्या कहलाता है? थ्रोम्बस। थक्के का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? एनाबोलस कहलाता है। हिपेरिन रक्तवाहिनियों में थक्के को जमने से रोकता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्का बनाता है? विटामिन के। ऐसा कौन सा तत्व है? कैल्शियम। रिवाइज करा रहा हूं फटाफट। ऐसे कौन से घटक हैं, तत्व हैं? प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन।
रक्त स्कंदन कारक कुल कहते हैं 13, वर्तमान में कहते हैं 12, कारक नंबर 6 की मान्यता निरस्त कर दी गई, लेब असिस्टेंट में पूछा गया। ठीक है।